1 साल बाद उस कानून को वापस ले लिया जाता है। तो वो ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं, केवल किसानों का 1 साल का समय व्यर्थ हो गया और 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। और उसी के अंतर्गत सरकार चल रही है। और बेसिक लेवल पर देखा जाए तो इतनी महंगाई है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल की भी स्थिति जो थी, अभी डीएपी यूरिया जो बेसिक नीड किसान की थी, उसके लिए लाइनें लग गई। पिछली बार भी यहाँ भाजपा जो कह रही है, पिछली बार भाजपा केवल 36,000 वोट लेके आई यहाँ। तो आप जान सकते हैं भाजपा की स्थिति क्या है। जब पिछली बार की लहर में ऐसी स्थितियां हैं तो इस वर्ष क्या होने वाला है, इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा आगे 2022 में। किसान हूं, मुझे किसानों की पीड़ा पता है और जिस व्यक्ति को उनकी समस्या का पता है वही व्यक्ति उसका हल निकाल सकता है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, पहले तो बेहद स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अंकिता। जी हाँ, अभी हम हाथरस के विधानसभा सादाबाद में मौजूद हैं और आगामी चुनाव को लेकर जो बसपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अवीन शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि आज के डेट में इनका प्रचार प्रसार बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में बसपा ने अपनी जीत बड़े ही अच्छे वोटों से दर्ज की थी। तो ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या आने वाले चुनाव यानी 2022 के चुनाव में बसपा अपनी जीत वापस से दर्ज कर पाती है। आइए बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगता है सर? हाँ, देखिए, यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 26 से 27 हज़ार मतों से पूर्व में यहाँ जीत हासिल की थी और हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो पिछली बार जीत हुई थी, क्योंकि पिछली बार आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर भाजपा की चली और 325 सीटें भाजपा जीती थी। फिर भी सादाबाद से 25-26 हज़ार वोटों से हम लोगों ने, बीएसपी ने यहाँ से जीत हासिल की। और आज की डेट में हम कम से कम 50 हज़ार वोटों से जीतने का जो हमारा टीम का संकल्प है, वो कम से कम 50 हज़ार मतों से जीतने की तैयारी में हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम लगी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपके प्रचार प्रसार बड़े ही उच्च स्तर पे चल रहे हैं और विपक्ष ने अभी तक अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, जनता के बीच में जाने से, अपनी बात रखने से सब कुछ होता है। अब अंत समय पे कोई प्रत्याशी आए और वो जनता के बीच में पूर्ण रूप से अपनी बात भी नहीं रख पाएगा, ना जा पाएगा, तो उससे फ़ायदा तो होता है, आपको समय ज़्यादा मिलेगा तो आप अपनी बात रख पाएंगे, जनता के बीच जा पाएंगे। अभी तक आप भाजपा में थे और ये चुनाव से पहले मोह भंग क्यों हो गया भाजपा से? स्थितियाँ काफ़ी समय से आप देख रहे हैं। मैं बेसिक रूप से खुद मैं एक किसान हूँ। आलू का बड़ी खेती मेरा परिवार करवाता है और करता चला आ रहा है। बहुत लंबे समय से हमने देखा कि किसानों की कैसी दुर्दशा हो रही है उत्तर प्रदेश में। और हमारे हाथरस जनपद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल की भी स्थिति जो थी, अभी डीएपी यूरिया जो बेसिक नीड किसान की थी, उसके लिए लाइनें लग गई। हमारे यहाँ एक गांव पड़ता है बोहरे का बास, वहाँ गोली तक चल गई डीएपी की लाइन में वहाँ। तो स्थितियाँ जो है, भाजपा को कहा जाए तो वो एक उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। वहाँ किसान की बात रखने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। 700 किसान मर जाते हैं, 1 साल बाद उस कानून को वापस ले लिया जाता है। तो वो ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं, केवल किसानों का 1 साल का समय व्यर्थ हो गया और 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि एक पहले कानून लागू किए गए, फिर 1 साल के बाद वापस लिया गया, कोई पॉलिटिक्स स्टंट लग रहा है आपको? देखिए, हुआ तो ये उद्योगपतियों के बहुत बड़े बड़े गोदाउन्स बन चुके थे उत्तराखंड में और उनमें उन्होंने ख़रीदारी करके स्टॉक करना चालू भी कर दिया था। तो वो काम तो उद्योगपतियों के लिए ही हुआ था। शायद आप लोगों ने उस बिल को अध्ययन किया हो, नहीं किया हो, मैंने उस बिल का अध्ययन किया था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। एक एक्ट था पहले जो पूर्व में, बेसिक नेसेसिटी एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का एक पर्टिकुलर मापदंड पर ही आप स्टॉक कर सकते हो। उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। उसका सीधा सीधा तात्पर्य था, जिस पर पैसा होगा वो 1500-1600 रुपये में गेहूं को लेकर के स्टॉक कर लेगा और फिर उसी गेहूं को 3000, 3500, 5000 में किसान को उल्टा फिर समय पे जब खाने की आवश्यकता होगी तो वो 5000 रुपये में मिलेगा। तो सिस्टम वही था। अब आपने देखा वो सोशल मीडिया पर चला भी कि
18-20 रुपए किलो सेब ले लिया गया और उसको फिर सुपर मार्केट में बेचा गया तो 270 रुपए किलो उसको बेचा गया। तो वही चीज़ें हैं, वो बिल जो आए थे वो उद्योगपतियों के लिए आए थे। उसमें एक और था बिंदु, अगर कॉरपोरेट सेक्टर से गठजोड़ करके किसान अपनी भूमि का अगर एग्रीमेंट कर दे, उसको किराए पे दे दे किसी कंपनी को, तो उसमें एक्ट था कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा। तो जब एक व्यक्ति को किसी को भूमि मिल गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म क्यों करेगा? किसान की ज़मीन को किसान को वापस क्यों करेगा जब उनके हाथ में चली जाएगी? तो ये जो आया था पूरा सिस्टम, ये केवल उद्योगपतियों के लिए आया था। आप देख रहे हैं अदानी जी पिछले 5 साल पहले का ही आप उठा लीजिए, वो पूरे भारत में ही उनका कहीं कोई नंबर उद्योगपतियों में था नहीं, और आज की डेट में वो अंबानी बंधुओं से भी बहुत अधिक पैसे वाले रिलायंस ग्रुप से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल में कोई इतनी ग्रोथ कैसे कर सकता है। क्या लगता है ये जो कानून वापस किए गए, ये वापस लेने चाहिए थे या फिर इस पर संशोधन होना चाहिए था? ये कानून आने ही नहीं चाहिए थे। सर्वप्रथम तो ये है, संशोधन का विषय तो जो भी सरकार और किसान गुट जो बात कर रहे थे, वो जो भी चीज़ें थी उनको प्रॉपरली नहीं किया गया। 2-4 बार किसानों को बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले लंबे समय 1 साल में कुछ भी अपना वक्तव्य नहीं दिया इन कानूनों के बारे में। जब ये कानून आए तब कोई संसद में बहस नहीं हुई, और जब कानून हटाए तब संसद में कोई बहस नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं तानाशाही का कितना बड़ा रवैया है, और उसी के अंतर्गत सरकार चल रही है। और बेसिक लेवल पर देखा जाए तो इतनी महंगाई है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं आपको बता दूं। मेरा एक और सवाल है सर, कहीं पंचायत चुनाव तो आपका भाजपा से रंजिश के कारण नहीं है? देखिए, पंचायत चुनाव भी मानिए और बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक। देखिए, हमारे यहाँ हाथरस जनपद में स्थितियाँ इतनी खराब, देखिए हम कोई बड़ी बाहर की बात हम करें तो वो एक अलग विषय हो जाता है। हम बेसिक व्यक्ति हैं, हम खुद किसान हैं, तो हम अपने जहां हम रहते हैं उस सराउंडिंग की ही बात करेंगे। तो यहाँ सादाबाद विधानसभा हुआ, हाथरस हुआ, सिकंदरा हुआ, हमारा जो ज़िले का परिवेश है उसमें देखा जाए तो कोई भी काम हुआ नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी निकल जाइए, कोई भी सड़क आपको प्रॉपर बनी नहीं मिलेगी, सब सड़कें टूटी हुई हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अभी सादाबाद विधानसभा में ही एक किसान भाई रात को अपने खेत पे निगरानी कर रहे थे, एक गौवंश आया और वो सींगों में लगा करके उछाल दिया और उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। जैसे हमारा सैनिक बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है, रात को हमारा किसान खेत पर डंडा लेके खड़ा रहता है, टॉर्च लेके खड़ा रहता है। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। अब सरकार ने जब गौवंशों के लिए इतना सब कुछ कर रखा है तो उनको शेल्टर हाउस उनका जो भी बढ़िया सा बना करके उन्हें वहाँ रखें। इन किसानों को तो परेशान ना होने की आवश्यकता पड़े ना, इन्हें जान भी गंवानी पड़ती है और अपनी फसल भी इनकी बर्बाद हो जाती है। लेकिन भाजपा का हमेशा से कहना रहा है कि बसपा का कोई प्रत्याशी भी नहीं है, वो कहीं टक्कर में दिखता ही नहीं है। अब ये तो आप ग्राउंड लेवल पे आप जाइएगा, मैं तो स्वयं प्रत्याशी हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने ही बारे में, अपनी पार्टी के बारे में ही कहूँगा। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए और ग्राउंड लेवल पे आप जा कर के पता करेंगे तो आपको सब सच्चाई पता चलेगी। पिछली बार भी यहाँ भाजपा जो कह रही है, पिछली बार भाजपा केवल 36,000 वोट लेके आई यहाँ, तो आप जान सकते हैं भाजपा की स्थिति क्या है। जब पिछली बार की लहर में ऐसी स्थितियाँ हैं तो इस वर्ष क्या होने वाला है, इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा आगे 2022 में। क्या लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी बसपा जीत दर्ज करेगी? देखिए, हम लोगों का काम मेहनत करना है, लोगों के पास तक जाना है, और ये जनता जनार्दन का मत होता है और हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। और जनता जनार्दन ने पूर्व में भी आशीर्वाद यहाँ बीएसपी को दिया और इस बार उनके बीच का आदमी हूँ मैं एक खुद किसान हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन वैसा नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मुझे किसानों की पीड़ा पता है और जिस व्यक्ति को उनकी समस्या का पता है वही व्यक्ति उसका हल निकाल सकता है। अब जिस व्यक्ति को पता नहीं कि आलू की खेती में या गेहूं की खेती में या बाजरे की खेती में या धान की खेती में होता क्या है, क्या लगता है, क्या बीज होता है, क्या उसमें यूरिया खाद डीएपी दवाई क्या लगता है, जिप्सम जाइम पोटास क्या लगता है, जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा तो वो उन चीज़ों का हल क्या लाएगा। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं सादाबाद में ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो जाट के हैं, और अभी आपने सुना होगा कि सपा ने रालोद जी के साथ गठबंधन किया है, तो क्या लगता है इससे कुछ उनके वोट्स पे असर पड़ेंगे? देखिए, यहाँ लगभग पूर्व में जो 3,61,000 वोट हुआ करते थे,
इस बार आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 10% वोट, 8 से 10% वोट वृद्धि हो जाएगी, तो लगभग 4 लाख वोट हो गए। तो आप देखें 4 लाख वोट में किसी का बाहुल्य कह दें तो वो संभव नहीं है। अगर कोई एक बिरादरी हो सकती है 70-80 हज़ार 90 हज़ार, तो उसके अतिरिक्त जो बचता है वो वोट उससे 3 गुना 4 गुना है। क्या लगता है इस पर बीजेपी किसको उतारेगी अपना प्रत्याशी बना के? कोई ब्राह्मण समुदाय को या फिर किसी जाट समुदाय को? मैं ये चीज़ कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो 2 बार मैंने बीजेपी से टिकट मांगी, मुझे पहले खुद नहीं मिली, तो मैं अब कैसे बता सकता हूँ कि बीजेपी किसे टिकट देगी यहाँ। अगर आपका यहाँ पे सरकार बनता है तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा जिस पे आप फोकस करेंगे? सबसे मेन मुद्दा तो देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल शून्य है। किसानों के लिए यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा हो जहाँ किसान, अब यहाँ आलू की खेती है मेन, सब लोग आलू पे डिपेंड हैं यहाँ इस क्षेत्र में। तो स्थिति है उनके लिए कोई उद्योग धंधा व्यापार कुछ ऐसा लग जाए जिससे आलू की खपत हो सके, तो प्रॉपर रेट मिल जाए। आज की डेट में आलू जो है 100 से 150-200 रुपये कट्टा बिक रहा है, और जबकि उसमें लागत 500 रुपये पैकेट की है, तो 300 रुपये पैकेट का जो नुकसान हो रहा है वो किसान बेचारा कहाँ से अपनी जेब से कितना भरेगा। तो वही चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है वो किसी भी परिस्थिति में कहीं ना कहीं से अपनी आजीविका को चला सकता है। और स्वास्थ्य की अभी आपने देखा कि लहर तो कोरोना की तीसरी थी, पर उसको डेंगू बता करके परिभाषित कर दिया, और हमारे इस सादाबाद विधानसभा की मैं बताऊंगा हजारों आदमी इसमें इस लहर में तीसरी में बेचारे हम लोगों के बीच में नहीं रहे। तो स्थितियां ये हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल शून्य हैं, स्वास्थ्य का कुछ भी सिस्टम कोई है नहीं प्रॉपर, और एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सामने ही, आप चले जाइए, वहाँ की स्थिति आप देख के आपको पता चल जाएगा क्या व्यवस्थाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमने डॉक्टर अविन शर्मा जी से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, जिसको अभी तक किसी भी पार्टी ने यहाँ पर आकर बढ़ावा नहीं दिया है। तो आने वाले चुनाव में ये देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि अगर बसपा की सरकार बनती है तो क्या इन मुद्दों को सामने रखा जाएगा। बाकी खबरों के लिए लगातार